आज हम लोग कुछ जनरल नॉलेज वाला पॉइंट्स देखते हैं जो नॉर्मल है, हमें बस उसके आंसर पता होने चाहिए। कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं कि कुछ पौधे हैं जिनको जो जहाँ जहाँ पे उगते हैं उनके अलग अलग नाम्स हैं, उनके अलग अलग नेम्स हैं, सॉरी। उन्हें देखते हैं। जैसे चट्टानों पर उगने वाले पौधों को मतलब क्या क्या नाम है, उन्हें क्या क्या बोलते हैं। वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप, जैसे हम लोग इंग्लिश में देखते हैं वैसे ही वाक्यांश वाले टाइप ही। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट्स बोलते हैं। क्या? लिथोफाइट्स। जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। और जो ठंडे स्थानों पर उगने वाले पौधे होते हैं उनको क्रायोफाइट्स। मरुस्थल पर जो उगते हैं पौधे उनको ज़ीरोफाइट्स। खारे पानी में जो उगते हैं उनको हेलोफाइट्स। और जो हवा में उड़ने वाले पौधे होते हैं उनको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई वृक्ष और उनसे क्या प्राप्त होता है। जैसे सिनकोना है, उससे मिलता है कुनैन। सिनकोना से कुनैन, को आ रहा है, उससे आप याद कर सकते हैं कुनैन। टैपियोका या फिर कप्पा या कसावा, सब एक ही के नाम है। इससे साबूदाना, किसे मतलब ये वृक्ष का नाम है और इससे क्या प्राप्त होता है? साबूदाना। लाख वृक्ष से चूड़ियाँ, तेंदू के पत्ते से बीड़ी, और शहतूत की लकड़ी से हॉकी। सेलिक्स जो मेरठ में जैसे बैट बल्ला खेल के सामान के लिए है ना प्रसिद्ध, बैट बल्ला। और पौधे के जो पुष्प भाग से, लौंग पौधे के किस भाग से मिलती है? पुष्प भाग से, आपको याद रखना है। या जो सागौन और सेमल है वो, उससे क्या प्राप्त होता है? माचिस की तीली। क्या प्राप्त होता है? माचिस की तीली। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में कुछ जीव होते हैं जो उनके गुणसूत्र को देखते हैं। जीवों के देखेंगे, बाकी हमें मनुष्य का पता है कि कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, 46। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, फिर विभिन्न जीवों के गुणसूत्र देखते हैं। इसको याद करने की छोटी छोटी ट्रिक्स भी हैं, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। सब नहीं लेकिन फिर भी। जैसे मक्खी, मक्खी क्या होती है? बार बार आती है, तो हम याद कर सकते हैं कि 12। टमाटर हम चबा चबा के खाते हैं, 24, चबा 24। चावल चबा के 24। और गेहूं की क्या होती है बेटा? बालियाँ, इसीलिए 42। ये सब याद करने के अपने ट्रिक्स हैं। नहीं आप डायरेक्ट याद करना है, याद कर लीजिए, नहीं थोड़ा सा किसी चीज़ से लिंक करके तो आपको याद रहेगा। मटर, मटर कैसे खाते हैं हम लोग? फोड़ के, तो 14। हाथी याद रखो, इसे गणेश छप्पन भोग, तो 56। और जो घोड़ा है, याद रखो कि घोड़ा चौसा के युद्ध में, तो 64। और बिल्ली, शेर और चीता, इन तीनों के 38 होते हैं, 38। तो याद कर लो, बिल्ली स्थान पर अड़ी रही, अड़ी से 38 बच्चों, अड़ी से 38। और ये गाय और बकरी, इन दोनों के 60। ठीक। कबूतर के 80। और वेजिटेबल में देखते हैं कुछ, आलू और तंबाकू, ये 48, 48। कुत्ता 78, गाजर 18। कुत्ता का 78 और गाजर का 18। चूहा 40 और आम दोनों का 40। आम का ऐसे याद कर लो, 40 रुपये किलो, या चूहा की चाल, तो 40। और मनुष्य में मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कितना होता है, 46। तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पक्षी। कुछ ऐसे पक्षी के बारे में देखते हैं कि क्या क्या है, कि कौन सबसे बड़ा है, क्या इसका विशेषज्ञ है, उसके कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फर्स्ट पे देखिए 1 नंबर पे लिखा हुआ है कि पक्षी विशेषज्ञ कौन है, या जनक कौन है, या पुरुष कौन है जिसने पक्षी के मतलब मेन पॉइंट की विशेषज्ञ, उसका जनक कौन है? उसको सलीम अली को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? सलीम अली को। फिर देखते हैं कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। ये इसके नीचे सलीम अली के, कौन है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी? शुतुरमुर्ग। आप लोग बार बार बोलेंगे, इसको लिखेंगे तो फिर याद हो जाएगा, नोट्स में भी आप अपने लिख सकते हैं। अब
विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। उल्टा उड़ने वाला पक्षी बेटा गुंजन। उल्टा उड़ने वाला पक्षी गुंजन। और जो एक डोडो पक्षी है वो विलुप्त हो गया है, लेकिन वो स्थान कौन सा है? मॉरिशस। मॉरिशस। और झटके, ये सीटेट में भी आता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि झटके साथ साथ अपनी गर्दन पीछे कौन करता है? मैना। और 360 डिग्री तक अपनी गर्दन पीछे कौन कर सकता है? उल्लू। कौन कर सकता है बेटा? उल्लू। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग नीचे देखिए, लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध क्या क्या प्रसिद्ध है किस नेशनल पार्क में, क्या क्या प्रसिद्ध है। नेशनल पार्क या कुछ ऐसे अभ्यारण्य हैं, वहाँ पे क्या क्या प्रसिद्ध है। जैसे जो एशियाई शेर है वो कहाँ, याद रखना इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस करने में कि एशियाई शेर है फिर एशियाई गधा। तो एशियाई शेर है गिरवन, जो कहाँ है? गुजरात में। ठीक। और जो एशियाई गधा है वो कच्छ का रण, वो भी कहाँ है? गुजरात में। फिर याद करते हैं कि जो एशियाई शेर है वो गिरवन, वो भी गुजरात में, और एशियाई गधा भी कच्छ का रण, वो भी गुजरात में। और ये जो तुम्हारा कच्छ के रण में ही लूनी नदी सुना होगा, वो विलुप्त हो जाती है ना। तो फिर से कि एशियाई शेर कहाँ है? गिरवन, वो भी गुजरात में, और एशियाई गधा कच्छ के रण, वो भी गुजरात में। हिम तेंदुआ, ये कहाँ है? हेमिस नेशनल पार्क, और ये कहाँ है? लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। ठीक। हिम तेंदुआ, हा से हिम और हेमिस, याद रखिएगा। और साइबेरियन सारस कहाँ है? इसके तीन नाम हैं, याद रखना, किसी भी नाम से है। राजस्थान में है ये तीनों, एक ही चीज़ के नाम है कि पुराना नाम फिर चेंज किया हुआ है ऐसे करके। भरतपुर पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार और केवलादेव। भरतपुर पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार और केवलादेव। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग बेटा देखते हैं आपका कि सफ़ेद बाघ वो कहाँ मिलता है? बांधवगढ़। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और एक जगह और है नंदन कानन, उड़ीसा में। ठीक है, अब जो ओलिव रिडले कछुआ है वो भीतरकनिका है, कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, और बच्चों ये भी याद रखना कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाते हैं? 23 मई को। कब मनाते हैं? 23 मई को। और जो एक सींग वाला गैंडा है वो कांजीरंगा नेशनल पार्क में है। कहाँ? काजीरंगा में। और ये कहाँ है? असम में। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिश्वा। बुक इन्होंने एक लिखी है डायरी नंबर 1। ये सब याद रखना, आपका करंट अफेयर्स में भी काम आता है। और जो विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 22 मई को। तो हम कुछ गैसेस देखते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट में कितने परसेंट में होती हैं, उनको अप्रॉक्स हम लोग ऐसे कितना बोलते हैं और उनका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। नाइट्रोजन बुक्स में आपका वेरी कर सकता है, कहीं कहीं 0.08 0.09 ऐसे करके है, तो हम लोग एक लेकर चलते हैं, बाकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही है, उसी को मेन हम लोग देखेंगे, फोकस करेंगे। तो नाइट्रोजन है आपके 78.09%, जिसको हम लोग 78% ही ले लेते हैं। ऑक्सीजन है 20.93%, उसको 21% ले लेते हैं क्योंकि 0.9 है तो अप्रॉक्सीमेट 21। ऑर्गन 0.93%, CO2 0.03%। ठीक, अब हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस देखते हैं वो भी ट्रिक के माध्यम से। जैसे हम लोगों ने वो वाला देखा था आज की हिरनी, जो नोबेल गैसेस थी, अक्रिय गैसें थी, निष्क्रिय गैसें थी, वैसे ही ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारी होती हैं वो। ओ मीना कल काजल लगाना, हम लोगों ने ट्रिक याद करने के उससे बनाई है, ज़रूरी नहीं हर वर्ड का इसमें मतलब भी हो इस ट्रिक को। ओ मीना कल काजल लगाना। ओ से ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से क्लोरोफ्लोरो कार्बन, का जल है ना, काजल, तो का से CO2 और जल से H2O। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जल वाष्प। और लगाना से आपका कुछ नहीं है, बस याद करने के लिए आपको लगाना वर्ड दिया गया था। कुछ इन जो अक्रिय गैस हैं जिनको निष्क्रिय गैस और नोबेल गैस भी बोलते हैं, उनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। आज की हिरनी ट्रिक है आपकी, आज की हिरनी, ये अक्रिय नोबेल गैसेस जो होती हैं उसकी ट्रिक है। आ से आर्गन,
जा से जेनॉन, की से क्रिप्टॉन। बार बार आप बोल के याद करिए। आज की हिरनी, आज की हो गया हिरनी से, ही से हीलियम, रा से रेडॉन और ना से नियॉन। ठीक। जो मार्च गैस है CH4, उसके जो अन्य नाम है उनको भी देख लेते हैं। इसको हरित गैस भी बोलते हैं, मीथेन जिसको बोलते हैं, मीथेन। मार्च गैस भी बोलते हैं, गोबर गैस भी बोलते हैं और इसको बायोगैस भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग कुछ गैसों के बारे में पढ़ते हैं कि उनका परसेंटेज क्या है, उनका क्या यूज़ है, कहाँ से हमें कैसे देख पाते हैं हम उनको या जान पाते हैं। सबसे पहले हम CH4 को देखते हैं। इसके हम दूसरे नाम भी बता चुके हैं। इसको हरित गैस भी बोलते हैं, अन्य नाम है सब। इसको मार्च गैस भी बोलते हैं, इसको गोबर गैस, बायोगैस, मीथेन है ये। ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ से हमें मिलती है? सबसे ज़्यादा प्लस, मतलब जो प्लस का साइन लगा है इसका मतलब है किस मात्रा में मीथेन गैस निकलती है, कहाँ कहाँ से ज़्यादा मात्रा में। तो दलदली स्थानों में, गीली नम भूमि में और रामसर भूमि जो होती हैं वो। ठीक। बदबूदार स्थानों से, गोबर से भारत में मीथेन सबसे ज़्यादा निकलती है सुंदरबन के डेल्टे से। ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा आप लोग जानते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से जो है वो। अब जुगाली करने वाले पशु मीथेन गैस से ना, धान के खेत, कीचड़ अपशिष्ट पदार्थों, गीली लकड़ी से, कोयले की खान से, गोबर से, बदबूदार स्थानों से। अब हम कुछ गैस का विस्तार देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन का विस्तार 128 किलोमीटर तक है, O2 का, ऑक्सीजन का विस्तार 64 किलोमीटर तक है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का विस्तार 32 किलोमीटर तक ही है। ठीक है। सबसे ज़्यादा N2 नाइट्रोजन का है 128 किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट गैस देखेंगे, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या होती है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। मैंने आपको बताया था 78.09%, जिसमें हम लोग अप्रॉक्स में 78% देख लेते हैं। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? रंगमंच पर धुएं के रूप में जो होता है, कोई भी आपका रंगमंच होता है उस पर होता है नाइट्रोजन गैस का प्रयोग। और जो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, एक बार मैंने नाइट्रोजन चक्र पढ़ाया था, तब मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया था। अब यदि पौधों को नाइट्रोजन गैस ना मिले तो क्या होगा, मतलब तो प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा। क्या होगा? प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक। फिर हम लोग देखते हैं कि जो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, चिप्स के पैकेट में जो फूला फूला रहता है, किसकी वजह से? नाइट्रोजन गैस की वजह से। अब कुछ हम लोग नोट देखते हैं कि बिजली के चमकने पर पौधों को सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है। आग को बुझाने में नाइट्रोजन गैस, CO2 गैस भी यूज़ करते हैं, सहायक होती है। लेकिन आग लगाने में ऑक्सीजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग हम आइसक्रीम को भी बनाने में करते हैं। ठीक। और एक चीज़ ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है वही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में देखते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यह वायुमंडल की सबसे भारी गैस है। कैसी गैस है? वायुमंडल की सबसे भारी गैस है। CO2 गैस की उपस्थिति में ही पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं निर्मित करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक जिम्मेदार कौन है? CO2 गैस है। रोटी के फूलने में पेप्सी की बोतल में CO2 गैस का ही योगदान होता है। ठीक। जो पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है वही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक। अब यहाँ पे कुछ हमारे नोट पॉइंट्स हैं कि जो भारत का सबसे पहला गांव है भिवंडी, ठीक, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उसको कार्बन मुक्त घोषित हुआ है वो। और जो कार्बन मुक्त देश है सबसे पहला तो भूटान था। भूटान है कार्बन मुक्त देश, इसी कारण भूटान को कार्बन नेगेटिव देश भी कहा जाता है। कैसा? कार्बन नेगेटिव देश। अब कार्बन पर जो टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है। फिर से पढ़ते हैं। जो भारत का सबसे पहला गांव भिवंडी है, कहाँ का? महाराष्ट्र का, वह कार्बन मुक्त घोषित हुआ है। और जो कार्बन मुक्त देश है सबसे पहला वो कौन सा है? भूटान है। इसी कारण जो भूटान है उसको कैसा देश कहते हैं? कार्बन नेगेटिव देश कहते हैं। और जो कार्बन पर टैक्स लगाने वाला देश होता है वो कौन सा है? न्यूजीलैंड है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑक्सीजन गैस के लिए देखते हैं, ऑक्सीजन गैस के बारे में।
हम लोग मीथेन गैस पढ़ चुके हैं, और हम लोग नाइट्रोजन गैस पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पढ़ चुके हैं, CO2। देन हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं, O2। इसका विस्तार कितना था, 64 किलोमीटर, और इसकी मात्रा कितनी है, 20.93%, जो अप्रॉक्स में 21% है। इसके अन्य नाम क्या हैं, जीवनदायिनी गैस, प्राणदायिनी गैस। ठीक। अब कुछ नोट पॉइंट्स हैं कि जो पीपल है एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है, और जिस स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड उसका होता है CO, केवल CO उपस्थित रहती है, उस स्थान पर पहले से ही उपस्थित जो ऑक्सीजन के अणु होते हैं वो खुद ही समाप्त हो जाते हैं। इस कारण ऑक्सीजन गैस का दुश्मन CO गैस को कहा जाता है। ऑक्सीजन गैस आग लगाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति से ही मानव अपना भोजन ग्रहण कर पाते हैं। ठीक। नेक्स्ट और भी हम हाइड्रोजन गैस को पढ़ेंगे। नेक्स्ट गैस हम लोग हाइड्रोजन गैस देखते हैं। हम लोग ऑक्सीजन पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग हाइड्रोजन गैस के लिए देखते हैं कि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, और इस गैस को क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन। कुछ कुछ फैक्ट होते हैं जो कभी कभी डायरेक्ट आ जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये सबसे हल्की गैस होती है और इसको भविष्य का ईंधन कहते हैं। अब कुछ नोट है, उसको ध्यान रखते हैं, आप नोट कर लीजिएगा कि जर्मनी पहला ऐसा देश है जहाँ पर सबसे पहली हाइड्रोजन गैस युक्त क्या चली थी, ट्रेन चली थी। और जो भारत है उसमें सबसे पहली हाइड्रोजन गैस युक्त हरियाणा के गुरुग्राम से प्रारंभ की जाएगी, अंतिम दिसंबर 2023 तक ये लक्ष्य आपका रखा गया है। ठीक। अब नेक्स्ट गैस हम लोग देते हैं ऑर्गन गैस। इस गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में करते हैं, क्योंकि इस गैस का प्रयोग करने से बल्ब में उपस्थित जो फिलामेंट लगा होता है वो सर्वाधिक दिनों तक चलता है। फिर नेक्स्ट नियॉन गैस। नियॉन गैस का प्रयोग विमान चालक संकेतक देने में करनी है। यह गैस सबसे अधिक चमकीली होती है, जिसकी वजह से कोहरा और धुंध में भी यह क्या करती है, चमकती रहती है। ठीक है, ये हमारा इधर गैस का सेक्शन कंप्लीट हो गया। ये हम लोग देखते हैं कुछ पर्यावरण नियम है, जो प्रमुख पर्यावरण नियम है। इस टाइम हम लोग EVS पे फोकस कर रहे हैं। EVS वाले सारे चैप्टर हैं, आपके फैक्ट्स भी हैं, ये जनरल नॉलेज और इसके साथ करंट अफेयर भी आपका ऐड है। तो हम लोग देखते हैं कि जो 1927 में आया था वो भारतीय वन अधिनियम था, और 27 को आप पलट देंगे 72, 1972 याद कर लेंगे, बेहतरी के लिए, जो बेहतरी के। तो फिर से देखते हैं कि 1927 में आया था भारतीय वन अधिनियम, 1972 में आया है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। याद रखना, वो वन अधिनियम था, भारतीय वन अधिनियम, ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, स्टॉकहोम सम्मेलन और पर्यावरण का प्रथम सम्मेलन। ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो 1973 में आया था हमारा टाइगर एक्ट। क्या आया था, टाइगर एक्ट, और चिपको आंदोलन भी हुआ था। फिर बहुत इम्पॉर्टेंट है 1974 वाला, याद रखेंगे, ट्रिक से चारों तरफ प्रदूषण, 74 चारों तरफ प्रदूषण ट्रिक से। बाकी इसका नाम है केंद्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड अधिनियम, केंद्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड अधिनियम, और जल प्रदूषण निवारण बोर्ड अधिनियम। 1975 में कछुआ और मगरमच्छ दोनों का 75 में, तो कछुआ संरक्षण अधिनियम और मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम। ठीक, ये सब हमारे पर्यावरण से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको EVS में देख रहे हैं। 1980 में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय, और 1927 में आया था वो भारतीय वन अधिनियम केवल था, लेकिन 1980 वाला भारतीय वन संरक्षण अधिनियम था ये। 1981 में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम। 1985 में वियना सम्मेलन हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। वियना कहाँ जगह है, ऑस्ट्रिया में। ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हुआ था, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हुआ था। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, गैंडा संरक्षण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण निवारण अधिनियम, और आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम, आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील, और हाथी संरक्षण अधिनियम भी हुआ था।
और 1994 में लाल पांडा संरक्षण परियोजना हुई थी, लाल पांडा संरक्षण परियोजना। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, किसके लिए? जलवायु परिवर्तन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। और 2006 में गिद्ध संरक्षण अधिनियम, 2006 में गिद्ध संरक्षण अधिनियम। और 2009 में हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना, हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना। और बाकी हम लोग ये देखते हैं कि चिपको आंदोलन कब हुआ? 1973 में। एपिको आंदोलन 1983 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में। साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में। और जंगल बचाओ आंदोलन 1980। आइए हम कुछ राष्ट्रीय पार्क हैं उनके बारे में देखते हैं फैक्ट्स, कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। अभी तो चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे नदी कौन सी है? रामगंगा। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और उसका उद्देश्य क्या है? बाघों का संरक्षण। क्या उद्देश्य है? बाघों का संरक्षण। टाइगर एक्ट कब आया था? 1973 में। टाइगर एक्ट 1973 में। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कब बना था? 1936 में। इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब नेक्स्ट सेकंड, विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क येलोस्टोन। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? येलोस्टोन। कहाँ पर है? अमेरिका में। कहाँ पे है? अमेरिका में। तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है वो उत्तराखंड में है, लेकिन विश्व का येलोस्टोन है जो अमेरिका में है। अब वो पहला था, अब भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क वो कहाँ है? वो कौन सा है? हेमिश नेशनल पार्क, जो लद्दाख में है। और प्रसिद्ध क्यों है? हिम तेंदुओं के लिए। और हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो भी क्या है? हिम तेंदुआ। अब भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिश नेशनल पार्क था, और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बेटन है। क्या है? साउथ बेटन, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है वो नागा अर्जुन श्रीशैलम है। कौन सा? नागा अर्जुन श्रीशैलम। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है? नागा अर्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में। इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे तभी आपको याद होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य, वो क्या है? पेंच। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब भारत का सबसे ऊंचा बाघ अभयारण्य नामदफा, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अब सफ़ेद बाघों वाला बाघ अभयारण्य कौन सा है? बांधवगढ़, मध्य प्रदेश में। और जो नंदन कानन है वो उड़ीसा में। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ है? असम में। अब हम लोग देखते हैं कि जो सर्वाधिक बाघों वाला नेशनल पार्क जो बांधवगढ़ है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक, कुल बाघ इसमें कितने हैं? 785 वर्तमान का डेटा जो है, और पहले 526 थे। ठीक है, जो बाघ महोत्सव होता है इसको मोगली महोत्सव भी कहते हैं, ये एमपी में आपका होता है। ठीक, और 19 नवंबर को शौचालय दिवस भी होता है, पुरुष दिवस भी होता है, और पर्यावरण संरक्षण दिवस भी होता है। आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि पुरुष बैठा शौचालय में, तो 19 नवंबर, डेट 19 नवंबर, शौचालय दिवस, पुरुष दिवस और पर्यावरण संरक्षण दिवस। और जो हाथी महोत्सव होता है वो कहाँ कहाँ होता है? जयपुर, केरल और कर्नाटक। कहाँ कहाँ होता है बेटा? जयपुर, केरल और कर्नाटक। और फूलों की घाटी किसको कहते हैं? उत्तराखंड को। शांत घाटी केरल को। और पिन घाटी बेटा कौन सी है? पिन घाटी हिमाचल प्रदेश।